हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से एंड किए थे। टॉपिक का नाम था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस। आज रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। देन व्हाट इज रेजिस्टेंस? ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। या हम बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इनटू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी की वो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। जिसके कारण चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव नहीं कर पाता है ना, उसको मेहनत करनी पड़ती है, एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते क्या है? रेजिस्टेंस। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे कि सपोज कि तुम पार्क में गए हो, वहाँ पे एक इंक्लाइंड है, फिसल पट्टी भी, उसमें तुम बैठ करके फिसल रहे हो। अच्छा, सरफेस जितना स्मूथ होगा तुम उतनी ही आसानी से स्लिप कर पाओगे। अगर उस स्मूथ सरफेस को हम थोड़ा रफ कर दें, तो थोड़े गड्ढे उड्ढे डाल दें उसमें, हाँ, तो स्लिप करने में दिक्कत होगी, है ना, काफ़ी मज़ा आएगा। अगर हम लोग उसको बहुत ही रफ सरफेस कर लें, सपोज कि ऐसे जिग जैग सरफेस है और उसमें तुमको बैठ करके स्लिप करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या तुम स्लिप होगी? अच्छा, अगर तुम चाहो भी तो क्या स्लिप हो पाओगी? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। तो जहां भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहां चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। हम अगर फॉर्मूला वाइज डिस्कस करें तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा V इज प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होता है। देन V इज इक्वल्स टू R इंटू I। हियर R इज एन कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जहां R एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस पुकारते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है अगर वो कांस्टेंट सर्कमस्टेंसेस में हो, मतलब कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तब उस केस में रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, I इज इक्वल्स टू V बाय R। अब बेटा एक कंडीशन सोचते हैं कि V हमारा जो है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वो कांस्टेंट है। इसको समझने के लिए हम लोग दो टर्मिनल ले लेते हैं, एक टर्मिनल A, दूसरा टर्मिनल B। इन दोनों टर्मिनल के बीच हम लोग एक अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं V विच इज़ कांस्टेंट। V कांस्टेंट है, कुछ भी ले लो। अगर डोमेस्टिक सर्किट है तो 220 वोल्ट होगा। वैसे हम लोग अलग अलग 1.5 वोल्ट की एक बैटरी यूज़ कर सकते हैं, 50 वोल्ट का इनपुट ले सकते हैं। V कोई भी एक वैल्यू है बट कांस्टेंट है। अब सपोज कि हम लोग के पास दो अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R2 है। अब कोई भी कंडीशन हो सकता है। कंडीशन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इफ़ R1 इज़ ग्रेटर देन R2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर करंट का प्रॉपर्टी देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है रेजिस्टेंस के। करंट क्या आ रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है रेजिस्टेंस के। अब यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता हूँ तो मेरा करंट क्या होगा? डिक्रीज। अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा? डिक्रीज। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही क्या होगा? कम। व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब R का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने से फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा। यही तो डेफिनेशन है रेजिस्टेंस का। क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इनटू इट विच इज ऑब्स्ट्रक्शन इन करंट। समझ रहे हो? तो जब हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, जब हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है? अपोज करता है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को समझने के लिए
हम लोग ओम्स लॉ ले लेते हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, देन R इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V बाय I। तो अगर हम R का यूनिट लिखने की कोशिश करें तो V और I के यूनिट पर डिपेंड करेगा, तो V का SI यूनिट वोल्ट होता है और करंट का होता है एम्पियर, तो हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, ऐसा लिख सकते हैं। वैसे बेटा इस यूनिट को हम लोग पुकारते हैं ओम। क्या पुकारते हैं? ओम। अब ओम के लॉ से इंड्यूस्ड है, रेजिस्टेंस के यूनिट को ओम्स पुकारते हैं। वैसे ओम को हम कुछ इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं ओम। तो व्हाट इज़ 1 ओम? अगर हम यहाँ पे 1 ओम लिखते हैं तो 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। उसको कैसे डिफाइन करें? तो अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कोई रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, और अगर करंट इस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है। ठीक है, तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग होगा। डिफाइन क्या करेंगे? इफ 1 एम्पियर इज करंट, 1 एम्पियर्स करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर with applying potential difference 1 volt, then the resistance of conductor is defined as 1 ohm। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? अब आगे पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का अगर हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, क्या होगा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला और करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला का रेशियो होगा। करंट तो फंडामेंटल यूनिट है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? W बाय Q, ऐसा लिख सकते हैं, W बाय Q लिख सकते हैं। W by Q कैसे लिखे? पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट। मतलब यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए वर्क के इक्वल होता है, तो W by Q लिख सकते हैं। अच्छा, W को लिख सकते हैं हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Q क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट, देन I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, देन Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से तुम I इंटू टी लिख सकते हो। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, एक I यहाँ छूट गया, I स्क्वायर इंटू टी। अब बेटा ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल हो चुका है, बेसिक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है? mL/t-2। डिस्प्लेसमेंट का केवल क्या होगा? L। करंट A से एक्सप्रेस करते हैं, A स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम का क्या होगा? T। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो m⁻1 L⁻1 + 1 2 L⁻2 T⁻⁻2 -2 - 3 A⁻ हो जाएगा -2। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए, M1 L2 T-3 A-2। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास जब हम लोगों ने ओम्स लॉ डिराइव किया था तो V बाई आई का मैग्नीट्यूड आया था mL/ne² τA।
तो जो वो क्वांटिटी थी उसको हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया था, तो रेजिस्टेंस जो है R इज इक्वल टू, हम लिख तो देते हैं V बाय आई, बट R इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम V एंड R इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम I। ये ना पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है ना करंट पर डिपेंड करता है। तो R किसके इक्वल था, ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A। तो इसका मतलब ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिन पर R डिपेंड करेगा। V से तो इंडिपेंडेंट है और I से भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। अभी अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें तो M और E ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। कौन कौन, M और E। M इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 इंटू 10⁻³ kg, रेस्ट मास है, कांस्टेंट होगा। अगला E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी कांस्टेंट होता है, वो भी चेंज नहीं करता है। तो फिर बच गए, उन सब पर डिपेंड करेगा। R पहला डिपेंडेंसी आ रहा है, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ पर डिपेंड करेगा। लेंथ जितना ज़्यादा रखेंगे रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब घर में वायरिंग करवाते समय तुम ये ध्यान रखोगे कि जो वायर हैं वो छोटे हों जितने हो सके, है ना, क्योंकि जितना लंबा वायर अपन यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो हमको वायर को छोटा लेना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा, वायर जितना ज़्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। कुछ इस तरह समझो कि तुम एक सकरी गली से गुजर रहे हो, सकरी गली से पतली सी गली है, गुजरने में दिक्कत होगी, और अगर चौड़ी गली है तो तुम आसानी से उससे जा सकते हो ना। अगर बस चौड़ा रोड है तो उसमें तुम्हारी बाइक की स्पीड क्या होती है, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर। पर वही अगर छोटा सा गली हो, सकरी सी गली हो, उसमें अपन हॉर्न लगाते रह जाते हैं, और जब हम लोग उससे गुजरते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी तो रुकना पड़ जाता है, सामने वाला रिक्शा वाला साइड ही नहीं दे रहा है यार, है ना। ठीक, तो उस केस में अगर गली सकरी है तो स्पीड कम होगा, गली चौड़ी है तो स्पीड ज़्यादा होगा, है ना। मोटा अगर वायर लेंगे हम लोग, जैसे कि तुम देखोगे AC का जो वायर होता है काफ़ी मोटा होता है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा करंट की हमको ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम मोटा वायर यूज़ करते हैं। प्रेस का वायर जो होता है, इस तरह के इंडक्शन हीटर का, वाटर हीटर के जो वायर होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, है ना। घर की वायरिंग कराते समय भी ध्यान रखना कि तुम पतले वायर यूज़ नहीं करना, है ना, ठीक है। जितने ज़्यादा mm का वायर यूज़ करो, है ना, वो mm में आता है 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, तो जितना मोटा वायर तुम यूज़ करो उतना अच्छा है, ठीक है। वो बोलते भी हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो तुम थोड़ा महंगा वायर खरीदो, थोड़ा मोटा वायर कर दो, वो तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। क्यों? क्योंकि जितना मोटा वायर अपन खरीदेंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा और बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमको उससे काफ़ी एडवांटेज होगा, ठीक है। और अगर वायर मोटा हो, रेजिस्टेंस कम हो, तो वायर कम गर्म होगा और उस केस में शॉर्ट सर्किट होने की भी पॉसिबिलिटी कम होगी। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो लें वायर का वो बढ़ा लें। थर्ड केस में अगर हम देखें किस पर डिपेंडेंसी है, तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे किसी भी कंडक्टर में, उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग डिफरेंट तरह के कंडक्टर वायर यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि एल्यूमिनियम का वायर यूज़ करते हैं, कॉपर का वायर यूज़ करते हैं। वो सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर जरूर है पर वो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम उसका भी वायर यूज़ कर लेते हैं ना। सारा पहन के ही ख़त्म कर दिए तो कहाँ से वायर बना पाएंगे, रेयर मेटल है एग्जैक्टली। अच्छा, कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें तो बेटर कंडक्टर कौन है, कॉपर। क्यों है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आयरन का हम वायर क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कम है, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। इस कारण से हम लोग कंपेरेटिवली जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, उसका यूज़ करते हैं ना। अगर तुम देखोगे घर में हम लोग के इंडिया में जो डोमेस्टिक वायरिंग हुई है बाहर खंबे टू खंबे वाली, वो एल्यूमिनियम के वायर में हुई है, और जो हम लोग घरों के अंदर वायरिंग कराते हैं वो जनरली किस में कराते हैं, कॉपर में। ज़्यादा
रेजिस्टेंस किसका होता है, एल्यूमिनियम का, बट वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है उसका, है ना। अगर हम लोग कॉपर का वायर को यूज़ करेंगे बाहर खंबे से खंबे के बीच में तो उसे मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं होता है ना, मतलब वो उतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर हम लोग एल्यूमिनियम का वायर यूज़ करते हैं। फोर्थ, यहाँ हम देख रहे हैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लॉजिक, रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी। तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/τ। बेटा ये जो हम लोग अभी रिलेशन देख रहे हैं ये मेटल्स के लिए है, सेमीकंडक्टर, एलॉय, इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलेटर, इन सब के लिए हम लोग रिलेशन को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे और उसको बाद में पढ़ेंगे। बट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक IMP क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना। तो उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/τ। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, है ना, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, ठीक है। मेटल के अंदर वो जो मेटल के टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड करता था, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो टाउ से। अच्छा, ये रिलैक्सेशन टाइम से रिलेशन तो है, पर इसका जो सारा का सारा इम्पैक्ट है वो किस पर है, हीट पर। अब सपोज कि एक कंडक्टर है, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर रख रहे हैं। अच्छा, 25 की जगह अगर हम लोग उसको 60 डिग्री सेल्सियस पर रखें, 80 डिग्री सेल्सियस पर रखें, 100 डिग्री सेल्सियस पर रखें, तो क्या होगा। जब हम लोग एनवायरमेंटल टेम्परेचर को राइज करेंगे तो जो सप्लाइड हीट है कंडक्टर के अंदर वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही सप्लाइड हीट इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलेटिवली फास्टर मूव करने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फास्टर मूव करेंगे तो उनके सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक। तो जितना फास्ट मूव करेंगे सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम उतना ही कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा। और क्योंकि रेजिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। याद करो हमने क्या किया, हीट इंक्रीज किया। हीट इंक्रीज करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली फास्टर मूव किए, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज किया। इसका मतलब जब हम लोगों ने हीट इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो मेटल्स में टेम्परेचर राइज करने के साथ जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। कुछ समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। तो उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, विथ राइजिंग टेम्परेचर द सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड द इलेक्ट्रॉन increases, thus electron move rapidly, and the time between the two successive collisions, which is called relaxation time, is decreases, because resistance is inversely proportional to relaxation time. With a decreasing relaxation time, resistance increases, thus with increasing temperature the resistance of conductor increases. इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। विच इज एन इम्पॉर्टेंट 1 to 2 मार्कर क्वेश्चन। तो जैसा पूछे बेटा उस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन कर लेना। बेटा अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस R इज़ प्रोपोर्शनल टू L होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और R प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्स के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को परस्पर मिला दें, एक दूसरे के साथ मर्ज कर दें, तो हम लिख सकते हैं R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब भी हम लोग R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A रखते तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो R इज़ इक्वल्स टू लिख सकते हैं रो L/A। The term rho is constant, is called resistivity or specific resistance of conductor। यहाँ से हम rho is equals to लिख सकते हैं RA divided by L, RA by L ये लिख सकते हैं rho is equals to। अच्छा बेटा, यहाँ अगर हम लोग rho को डिफाइन करना चाहें तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, for A is equals to 1 and L इज इक्वल्स टू 1, हम रो इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं R के। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस के इक्वल होगा जब लेंथ इक्वल हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी इक्वल हो। तो हम बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस of a wire of unit cross section area and unit length is defined as resistivity of wire। इस तरह से हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो ये फॉर्मूला है हमारा रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसे देखकर लगता है कि रो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, पर वो डिपेंड नहीं करता है ना। रो का अगर रियल फॉर्मूला हम देखना चाहें तो उसके लिए आर का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। आर का अगर हम लोग कंप्लीट फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, एम एल अपॉन 10e² टाउ इंटू ए। अगर अभी अभी हम लोगों ने जो लिखा वो लिखें तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ जो रो टर्म है इसकी जगह क्या लिखा है, ये mne² टाउ। तो बाय कंपैरिजन हम क्या निकाल लेंगे, रो इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय ne² टाउ। अब इसमें m और e तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो कभी चेंज होते नहीं हैं। तो इसका मतलब रो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, और रो डिपेंड करेगा रिलैक्सेशन टाइम पर। तो अगर हम लोग मेटल्स के लिए देखें तो जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, कॉपर के लिए कम होगी, सिल्वर के लिए बहुत कम होगी, एल्यूमिनियम के लिए कॉपर से ज़्यादा होगी, और इसी तरह हम लोग ये मेटल पर किस तरह डिपेंड करता है इसको डिस्कस किए। सेकेंड, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर तुम टेम्परेचर राइज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी फॉर मेटल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी को भी सीखा, रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं इसको भी सीखा। एक क्वेश्चन आता है कि इफ़ वी डबल द लेंथ ऑफ वायर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अभी अगर तुम लेंथ को डबल करोगे, उसके शेप में किसी तरह का कोई चेंज करोगे, उसको चपटा कर दोगे, उसको मोटा कर दोगे, उसको पतला कर दोगे, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वो शेप से, उसके साइज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, बट अगर तुम मटेरियल चेंज कर लो, जैसे कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर उसमें NaCl है, अगर तुम उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी जरूर चेंज होगी, है ना। अगर तुम कॉपर की जगह सिल्वर यूज़ करोगे तो रेजिस्टिविटी जरूर चेंज होगी। साथ ही साथ जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तब भी रेजिस्टिविटी जरूर चेंज होगी, बट शेप से या साइज से रेजिस्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं है। तो 1 मार्क क्वेश्चन आता है, इसको केयर करेंगे कि रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है या नहीं करती, शेप पर, लेंथ पर या क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो नहीं करती, है ना। केवल वो टेम्परेचर पर और किस पर, मटेरियल पर डिपेंड करती है। बेटा अगला टॉपिक पढ़ेंगे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार हम लोग देखते हैं रेजिस्टिविटी का तुमको SI यूनिट पूछ देगा। तो हमने पढ़ा रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। अब अगर हम लोग रो का यूनिट निकालने की कोशिश करें तो R का यूनिट क्या होता है, ओम, A का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का क्या होगा, मीटर। तो 1 मीटर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से रो का जो SI यूनिट है वो हो जाएगा क्या, ओम मीटर। इसको हम लोग ऐसे ओम मीटर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। SI यूनिट के बाद अगला डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बेटा अगर तुम लोग केमिस्ट्री 11th में अच्छे से पढ़े हो तो ये दोनों टॉपिक तुम पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सब पढ़ाया टॉपिक है। बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ बुक्स में इसे G से भी एक्सप्रेस करते हैं, तो G या C कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इन्वर्स है। रेजिस्टेंस मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस उसका उल्टा होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, या उसको जो मूव कराने में मदद करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम का कॉपर से ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कॉपर का एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, सिंपल। ठीक उसका उल्टा होता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा इसका SI यूनिट, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ना।
अब बोलोगे तो इजी लग रहा है, रेजिस्टेंस का होता है ओम, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, एकदम सही, ओम इनवर्स। बेटा ओम इनवर्स को ऐसे महो MHO और साइमेन भी पुकारते हैं। तो इसके तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए होंगे, लो लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, कभी कभी हाई लेवल में भी पूछ देता है कि कौन सा ऐसा यूनिट नहीं है कंडक्टेंस का, और उनमें 3 ऑप्शन तो होंगे जो हैं, वो कौन कौन से, ओम इनवर्स, महो एंड साइमेन। ठीक है, वो 3 हैं। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में तुम्हें कौन से हैं पूछ सकता है, तो तीनों टिक करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखेंगे कि साइमेन, महो और ओम इनवर्स, ये तीनों क्या हैं, कंडक्टेंस के SI यूनिट है। और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ठीक है, न्यूमेरिकली बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी, अब कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इन्वर्स है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी जिसको कि सिग्मा और कप्पा से एक्सप्रेस करते हैं, सिग्मा और कप्पा से, ये होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा L/R × A। वैसे अगर हम चाहें तो 1/R को C लिख सकते हैं, है ना, तो C × L/A। तो जैसे हम लोग रजिस्टिविटी डिफाइन करते थे, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिफाइंड एज रेजिस्टिविटी, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर इसका भी तुमको SI यूनिट पूछेगा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकदम पैरेलल टॉपिक है, साथ में पूछा जाता है। सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टेंस का क्या होगा, ओम इनवर्स, ये मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा हो जाएगा पर ओम पर मीटर। अब पर ओम को लिख सकते हैं महो, तो महो पर मीटर या साइमेन पर मीटर। तो ये सारे इसके क्या हो सकते हैं, SI यूनिट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सब में आता है, तो इनको केयर करेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी हमारे काम आएगा। अगला बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, मैं इसे मोस्ट टाइम पे लिख रहा हूँ, बहुत जगहों पर इसे नहीं भी पढ़ाया जाता है और अपने आप में कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कंट्रोवर्शियल कैसे है। ओम्स लॉ क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, देन V इज इक्वल टू RI। V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी। R क्या, रेजिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी। I क्या, वैसे तो टेंसर है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट टेंसर ना बोले तो क्या बोलेंगे, स्केलर। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों हैं स्केलर। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I × R में कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो वेक्टर हो, बट हमें पढ़ना क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक लगता है, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे टीचर भी डिस्कस नहीं करते हैं बेटा, तो केयर करना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग ओम्स लॉ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन IITs में और एम्स में भी पूछा गया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के फॉर्मूला पूछा है ऑप्शन में, तो तुम इसको केयर करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, व्हाट वी नो, V इज इक्वल्स टू I × R। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, प्रिजर्व कर देते हैं भाई, आगे काम आएगा। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, E इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था -dV/dx। तो नेगेटिव साइन तो अपोज को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड से उसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं E वेक्टर लिखूं तो इधर मैं -dV/dx लिखूंगा, वेक्टर नहीं लिखूं तो नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड डिस्कस करें। तो dV/dx लिख सकते हैं। dV क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, चलो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहाँ किससे एक्सप्रेस करेंगे, V से। dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्रेस करूँ, L से। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/L।
हिंस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू एल, टेकन एज इक्वेशन नंबर 2। v का मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्या था, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3। अब यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। मतलब इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ v एंड r फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 टू इक्वेशन 1, मतलब लंबा चाहता है ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम ये लिख लेते हैं तो हमको मिल जाएगा कुछ इस तरह का, क्या v की जगह लिखना है हमको E इंटू एल इज इक्वल्स टू, चलो I की जगह I रहने देते हैं और R की जगह लिख लेंगे हम रो एल अपॉन ए। तो दोनों तरफ L तो भाई सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ से I बाई ए भी कुछ लिख सकते हैं। I बाई ए क्या है, अमाउंट ऑफ करंट इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको करंट डेंसिटी कहते हैं। तो इस तरह से E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, करंट डेंसिटी को J से एक्सप्रेस करते हैं, J इंटू रो। E भी वैक्टर है, J भी वैक्टर है, तो अगर हम लोग इसको वैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वैक्टर ऑफ E इज इक्वल्स टू वैक्टर ऑफ J इंटू रो। वैक्टर ऑफ E इज इक्वल्स टू वैक्टर ऑफ J इंटू रो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन और करंट डेंसिटी दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज एज अलोंग टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोड कार्बन रजिस्टर। तो इसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोग को रजिस्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जनरली जब भी हम लोग किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को रजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक LED बल्ब है ना, एक LED है। अब इस LED बल्ब में मेरे को अगर करंट फ्लो कराना है तो जो सप्लाइड करंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो LED बल्ब में अगर मैं करंट भेजना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकता, उससे LED बल्ब ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, जो फ्लोट करंट है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो I का मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देगा कौन, जो रेजिस्टेंस है। इससे क्या होता है, जो बल्ब है वो सिक्योर रह जाता है। तो इसी का एक एग्जांपल है कार्बन रजिस्टर्स। तो कार्बन रजिस्टर्स जैसे कि हम यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो उनके मैग्नीट्यूड्स को पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन रजिस्टर्स में एक कलर कोड लगा देते हैं जो कि 4 स्ट्रिप्स से बनता है। यहाँ पे 4 स्ट्रिप्स हैं, A, B, C एंड D, 4 अलग अलग स्ट्रिप्स हैं, है ना, जिनसे हम लोग रजिस्टर्स को बना सकते हैं। रजिस्टर्ड R जो होता है, अगर 4 कलर को A, B, C और D से एक्सप्रेस करें तो रेजिस्टेंस होता है AB इंटू 10 टू दी पावर C प्लस माइनस D%। रेजिस्टेंस क्या होता है, AB इंटू 10 टू दी पावर C प्लस माइनस D%। इसमें जो 3 पहले कलर हैं A, B और C, ये किसी भी रजिस्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो चौथा कलर है D, वो उस कैलकुलेशन में इम्परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जनरली जो A, B और C है उसको हम लोग एक जुमले से निकाल सकते हैं। एक जुमला है ऐसा, B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब इस जुमले के मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, उनकी वाइफ कितनी अच्छी हैं, पर्सनल प्रॉब्लम है उनका। बट यहाँ पे बहुत सारे मैंने कैपिटल लेटर लिखे हैं और वो कलर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ये जो 9 कलर्स हैं, सॉरी, ये जो 10 कलर्स हैं, ये ही A, B और C डिसाइड कर लेते हैं। अगर इनको हम लोग डिजिट्स में एक्सप्रेस करें नंबर में तो ये है 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें केवल 10 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। 3 बी हैं यहाँ पे, पहला ब्लैक, दूसरा ब्राउन और तीसरा ब्लू। 2 जी हैं, पहला ग्रीन और दूसरा क्या है, ग्रे। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर्स हैं, है ना। अभी जो डी है वो 3 हो सकता है। एक तो वहाँ पर गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स हो, अगर गोल्डन कलर की स्ट्रिप होगी तो 5% का एरर होगा। अगर सिल्वर कलर की स्ट्रिप हो, सिल्वर कलर की स्ट्रिप होगी तो 10% का एरर होगा। अगर वहाँ पर कोई स्ट्रिप ना हो, चौथा स्ट्रिप अगर अनअवेलेबल हो, तो 20% का कैलकुलेशन एरर होता है। अब अगर हम लोग यहाँ जो रजिस्टर दिया हुआ है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। R इज इक्वल्स टू, फर्स्ट कलर क्या है, नो डाउट फर्स्ट कलर एक ब्राउन कलर है, तो ब्लैक ब्राउन, ब्राउन के लिए क्या होगा 1। अगला देखेंगे तो B, सेकेंड कलर ब्लैक है, ब्लैक के लिए क्या होगा 0 इंटू 10 टू दी पावर C थर्ड कलर है, थर्ड कलर यहाँ पर हम लोगों को रेड दिख रहा है, तो अगर वो रेड है तो रेड के लिए क्या होगा 10 टू दी पावर 2। और फोर्थ कलर गोल्डन है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ±5% का एरर देख सकते हैं। तो ये आ जा रहा है हम लोग 10 इंटू 10 टू दी पावर 2 मतलब 10 टू दी पावर 3 हो गया, मतलब 1000 ±5% ओम का होगा। तो 5% का एरर है, इसका मतलब अगर 100 में 5 है तो 1000 में 50 होगा। तो या तो ये 950 ओम होगा या फिर ये 1050 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है वो 950 टू 1050 के बीच का है। तो इस तरह से हम लोग इस रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ दूसरा देख रहे हैं, तो यहाँ भी 4 कलर हैं, A, B, C एंड D। रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर क्या होगा, AB इंटू 10 टू दी पावर C ±D%। तो फर्स्ट कलर क्या है, ग्रीन, ग्रीन BBROY ऑफ ग्रेट, ग्रेट का G, ग्रीन 6 आया, फर्स्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 5th होगा, तो 5 होगा। सेकेंड B जो है वो ब्राउन कलर दिख रहा है, तो ब्लैक ब्राउन, ब्राउन सेकेंड पे है, तो 0 एंड 1 ये 1 होगा इंटू 10 टू दी पावर C। थर्ड कलर ऑरेंज दिख रहा है, तो BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, BBRO, ओ फोर्थ पे आ रहा है, तो फोर्थ मतलब 3 होगा क्योंकि फर्स्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो 3 प्लस माइनस ये गोल्डन कलर का स्ट्रिप है तो इसमें भी 5% का एरर होगा, तो ये 51,000 ±5% ओम इसका क्या हो गया रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर एक पैरॉट, एक तोता जो हरे रंग का है, जिसके पंख के किनारे लाल रंग के हैं, जिसके काली रंग की आँख है और उसके गर्दन में सुनहरे रंग की पट्टी है, जैसे कि इस वाले तोते में तो पट्टी नहीं है ना, तो पट्टी ना भी हो चलेगा। तो अगर पट्टी नहीं है तो अगर ये तोता किसी रजिस्टर को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। हम लोगों को तोते का रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, तोता जिस कलर का है अगर वो कलर किसी रेजिस्टेंस का कलर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए तुम एक राइट साइड में इमेज देख रहे होगे, उस इमेज में मैं एक्सप्रेस करूँगा। जो कलर कोडिंग है वो एक और तरह की हो सकती है, स्ट्रिप्स कई बार मिट जाती हैं तो एक और तरीके का भी अरेंजमेंट किया गया। तो इसमें जो रेजिस्टेंस का बॉडी कलर है इसे बोला गया ए, बॉडी कलर क्या है ए। जो एज कलर है उन्हें क्या बोला गया बी, ठीक है। और जो डॉट कलर है उसे क्या बोला गया सी, और जो स्ट्रिप कलर है उसे क्या बोला गया डी। मतलब बॉडी कलर ए, एज कलर बी, डॉट कलर सी और स्ट्रिप कलर जो है वो डी होगा। तो इस हिसाब से अगर रेजिस्टेंस डिस्कस करें तो रेजिस्टेंस होता है ए बी इंटू 10 टू द पावर सी ±D%। तो फर्स्ट कलर क्या है ग्रीन, BBROY ऑफ ग्रेट, 6 मतलब 5 हो गया। एच कलर रेड BBR3 मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर सी ब्लैक कलर है तो ब्लैक के लिए क्या होगा 0 ±,
वैसे यहाँ पर C ब्राउन है, जो हम रजिस्टर ले रहे हैं यहाँ पर C ब्राउन है, तो C अगर ब्राउन है तो ब्लैक ब्राउन, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस D%, यहाँ पे गोल्डन कलर है तो 5% का एरर, सिल्वर होगा तो 10%। अगर हम लोग तोते का रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस तोता ग्रीन कलर का है 5, एज तोता ग्रीन कलर का है 5, एज रेड कलर के हैं तो 2 इंटू 10⁻, यहाँ पर ब्लैक कलर की इसकी आँख है तो 0, और इसमें कितना % का एरर होगा क्योंकि इसके गर्दन में कोई स्ट्रिप नहीं है। तो यहाँ देखेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ पैरॉट कलर कोड इज़ 52 ओम। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये कार्बन कोड रजिस्टर हुए। इसके बाद चैप्टर में रेजिस्टेंस जो हैं उनको और डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास इसी नोट पर एंड करते हैं बेटा। तुम लोग कार्बन कोड रजिस्टर्स जितने हो सके नेट पे ढूंढो। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चले जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे छोटे छोटे कार्बन कोड रजिस्टर्स मिल जाएंगे, 1-2 रुपीज़ के मिलते हैं, तो उनको लेकर के उनके रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करो। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोगों को इसको वाइवा में पूछा जाता है। जब फिजिक्स का वाइवा दोगे तो तुमको ये एक कार्बन कोड रजिस्टर दे करके तुमको ये बोला जाएगा कि बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो तुम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कार्बन कोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा।